किसान भाइयों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन पर, क्यों आज इसकी ज़रूरत है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सविता कुमारी, आप कृषि वैज्ञानिक हैं। सफल किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद कुशवाहा जी, आपका बहुत स्वागत दोनों का। सबसे पहला सवाल सविता जी आपसे ही है, फसल अवशेष प्रबंधन आज की मौजूदा स्थिति में क्यों जरूरी है? किसान भाई इसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, जैसा कि आज के समय पे हम देख रहे हैं कि जो कृषि यंत्रीकरण को इतना ज़्यादा बढ़ावा जो मिल गया है, और कहीं ना कहीं वह हमारी कृषि के लिए उत्तम भी है, क्योंकि मजदूरों की उपलब्धता में बहुत कमी है। यदि हम आज के समय पे गेहूं की बात करें, गेहूं की कटाई की, तो हम कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई कराते हैं, तो जिसमें हमारे जो फसल के अवशेष हैं, उनके जो डंठल हैं, वो 10 से 12 इंची के हमारे खेत में खड़े रह जाते हैं, जिनके प्रबंधन की बहुत ही आवश्यकता है। दूसरी चीज़, यदि हम देखें आज के समय पे जो हमारे मृदा का स्वास्थ्य है, मृदा की जो स्थिति है, आंकड़े बताते हैं। यदि हम भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल की बात करें, तो उनकी एक अनुसंधान से पता चला है कि हमारे मध्य प्रदेश की मृदाओं में 74% मिट्टी ऐसी है, यदि हम 100 में से 74 मिट्टियों को उठाएं तो उनमें कार्बनिक अंश की कमी है, जो कि 0.5% से कम पाई गई है, जबकि 0.5 से 0.75% तक मृदा में कार्बनिक द्रव्य का होना जरूरी है। यदि 0.5 से कम होता है तो वैसी स्थिति में हमारी जो मृदा है, उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम मृदा अवशेषों को खेती में मिलाते हैं, उनको खेती में सड़ाते हैं, तो यह हमारे मृदा के स्वास्थ्य को उत्तम करता है, और तभी हम कह सकते हैं कि आगे जो खेती है उसको टिकाऊ कर सकते हैं और उसमें सही पैदावार ले सकते हैं। और मैं आपका एक और ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी कि जो उर्वरक हैं, उर्वरकों की जो भूमिका है हमारी खेती में, उनका उत्पादन वृद्धि में 50% तक योगदान है। लेकिन आज के समय में यदि हम देखें, 1 किलो उर्वरक जब हम खेत में डालते हैं, तो शुरुआती दौर में जब हमारे देश में हरित क्रांति आई, तो 1 किलो उर्वरक से 10 से 12 किलो तक उत्पादन में वृद्धि होती थी, और आज के समय पे यदि हम 1 किलो उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन में 2 से 2.5 किलो की ही वृद्धि देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि जो हमारा उत्पादन वृद्धि है उसमें एक स्थायित्व आ गया है, और जिसका सबसे बड़ा कारण है हमारी मिट्टी में कार्बनिक द्रव्यों का कम होना। तो इसीलिए जो अवशेष प्रबंधन है, ये हमारी मिट्टी में मिलाया जाना, इसका प्रबंधन अति आवश्यक है आज के समय पे यदि हम बात करें तो। बिल्कुल। आनंद जी, आप सफल किसान हैं, बहुत सफलतापूर्वक खेती किसानी कर रहे हैं। आप क्या करते हैं अवशेष प्रबंधन के लिए? प्रबंधन के लिए सर हम तो हकाई करते हैं उसकी जी, हकाई करके खेत को बनाते हैं जी। इसके बाद 2 बार बखर चलाते हैं, फिर इसके बाद कुछ बुवाई करते हैं जी। सविता जी, आपने भूमि का जिक्र किया कि भूमि को टिकाऊ उपजाऊ कैसे बनाएं, किसान भाई इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे फसल के अवशेष हैं उन्हें खेती में ही मिलाने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम कोई फसल खेत में लगाते हैं तो हमारी फसल पोषक तत्वों का जो ग्रहण है वो मिट्टी से करती है। तो उसमें अगर हम बात गेहूं की करें तो गेहूं के दाने में भी पोषक तत्व हैं, और उसके जो अवशेष हैं, जो उसके डंठल हैं, उनमें भी पोषक तत्वों की मात्रा है। तो हम क्या करते हैं कि गेहूँ तो अपने ले लेते हैं, लेकिन जो डंठल हैं, जो हमारे पशुओं के लिए एक चारे का एक बहुत अच्छा विकल्प है, उनका चारा है। और यदि हम फसल की जड़ों की बात करें तो हमारी मिट्टी में जो लाखों प्रकार के जीवाणु हैं ज़मीन में, उनके लिए वो उनका भोजन है। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि हम क्या करते हैं कि अपना भोजन हमने गेहूं का दाना ले लिया, और जो फसल के डंठल हैं उनमें हम नरवाई में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मिट्टी है उसमें जो उपयोगी तत्व हैं
वो कार्बनिक द्रव्य की बात करें वो कम हो जाता है, पोषक तत्व जो डंठल में थे वो हम नष्ट कर देते हैं, और हमारी जो मिट्टी है उसमें कड़कपन निर्मित हो जाता है। तो यदि हम उसको उसमें मिलाने का प्रयास करेंगे जो फसल के अवशेष और डंठल हैं, तो उसमें कार्बनिक द्रव्य की मात्रा भी बढ़ेगी, हमारा खेत भुरभुरा होगा, हवा का आवागमन हमारी खेती में अच्छा होगा। यदि हमारा खेत भुरभुरा होगा, खेत की जल धारण क्षमता अच्छी होगी, खेत का जो संरचना है वो प्रभावित नहीं होगी। यदि हम उसमें जो फसल के अवशेष हैं उनको मिलाएं तो हमारी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, और जीवाणुओं की सक्रियता से भी हमें बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जो बिखरे हुए पोषक तत्व हमारी ज़मीन में हैं तो उनको उपलब्ध कराने के लिए जो हमारे जीवाणु हैं वह कार्य करेंगे और हमारी फसल को वह मिल पाएंगे। इसलिए फसल अवशेष प्रबंधन, उनको मिट्टी में मिलाया जाना मृदा स्वास्थ्य के लिए नितांत ही आवश्यक है। मिट्टी में मिलाने के लिए क्या कर सकते हैं हमारे किसान भाई जो अवशेष हैं उसको? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या आज हमारे किसान को देखने में आती है कि किसान की स्थिति है कि वो सोचता है कि मैं जो फसल के अवशेष हैं उनका क्या करूं, और वो एक आसान विकल्प निकाल लेते हैं कि वो जो अवशेष हैं उनमें आग लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें उनका किस प्रकार से प्रबंधन करना है उसकी समझ नहीं है। तो उसके लिए आज हमारे पास बहुत अच्छे विकल्प हैं। सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारे सीमांत और लघु किसान हैं, प्रयास करें, यदि वो पशुपालन करते हैं तो हाथ से कटाई करें, मजदूरों से कटाई कराएं। दूसरी चीज़, यदि उनकी मजबूरी है, बड़ा रकबा है, कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करानी है, तो उसके बाद आजकल स्ट्रा रीपर एक ऐसी मशीन आती है जिससे हम भूसा तैयार कर सकते हैं। स्ट्रा रीपर से भूसा तैयार करें और उसे पशुओं के भोजन के लिए काम में लेके आएँ। दूसरी चीज़, आजकल इस तरह के रीपर भी आ गए, रीपर कम बाइंडर के नाम से, जो बिल्कुल जैसे मजदूर कटाई करते हैं बिल्कुल तली से वो कटाई करते हैं। तो प्रयास करें कि इस तरह से कटाई करवाएं। और यदि कंबाइन हार्वेस्टर से ही कटाई कराइए तो उसके लिए प्रबंधन करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। हमारे किसान भाई डिकम्पोजर का प्रयोग कर सकते हैं। डिकम्पोजर विभिन्न कंपनियां आजकल प्रोवाइड कराती हैं, और बहुत सस्ते दामों में डिकम्पोजर 20-25 रुपए की एक डिब्बी आती है। उसके लिए हमारे किसान को एक 200 लीटर का ड्रम लेना है, उसमें पानी भरना है 200 लीटर, और उसमें 2 किलो बेसन का घोल, 2 किलो गुड़ का घोल मिक्स करना है। और जो डिकम्पोजर है, जो पाउडर फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, जो कि निष्क्रिय रूप में उसके अंदर है, जैसे ही हम उसे ड्रम में लेके जाएंगे वो सक्रिय हो जाएगा, और 7 दिन तक उसको हमें ड्रम में घोल को रखना है, डंडे की सहायता से उसको चलाना है सुबह शाम। तो ये जो हमारा डिकम्पोजर है, यदि हमारे किसान भाई जो फसल के अवशेष है हमारे खेत में खड़े हुए, उसमें स्प्रिंकलर के माध्यम से पहले पानी चला दें, फिर ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर से जो 200 लीटर आपने डिकम्पोजर तैयार किया है उसे खेत में स्प्रे कर दें। और जो डिकम्पोजर में क्या है कि ये सूक्ष्म जीवों का ही एक तरह से कंसोर्टिया है जो हमारे मिट्टी में, क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं किसान निरंतर नरवाई जला रहे हैं, तो सूक्ष्म जीवों की संख्या भी हमारी मिट्टी में निरंतर कम हो गई है, जिसकी वजह से सड़ने में समय लगता है। तो यदि हम डिकम्पोजर का घोल उसमें स्प्रे करेंगे तो इसमें एक तीव्रता आएगी। इस प्रकार से जो हमारे अवशेष हैं उनको हम मिट्टी में मिला के और अपनी जो खेत है उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, फसल कटाई के बाद जो अवशेष बचते हैं उनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ऐसे में उन पोषक तत्वों को मिट्टी में मिलाना बेहद ज़रूरी है। आप अवशेषों को बिल्कुल ना जलाएं। आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आप फसल कटाई के लिए क्या करते हैं? क्या फसल कटाई के बाद आप भी जो नरवाई है उसको जलाते हैं? नहीं सर, हम नरवाई को नहीं जलाते हैं। नरवाई जलाने के काफ़ी नुकसान है जी, कि अगर नरवाई जलाएंगे, बगल में फसल खड़ी हुई है जी, दूसरे की फसल में नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। हवा चल जाए तो हजारों एकड़ का नुकसान हो सकता है जी। उससे नुकसान ही नुकसान है जलाने से। और नहीं जलाने का फायदा ये है कि उसको रोटोवेटर बखर चलवा के रोटोवेटर चलवाओ, तो उससे क्या है कि जब सड़ेगा वो तो खेत में खाद बनेगा, और उससे जीवाणु भी, पोषक तत्व जो देते हैं जीवाणु फसल को, वो जीवाणु नष्ट नहीं होंगे। जलाने से, नरवाई जलाने से नष्ट हो जाते हैं जीवाणु, तो उनको नहीं जलाना चाहिए बिल्कुल। उससे क्या है, नुकसान है। बिल्कुल, बहुत सारे नुकसान हैं। अवशेष
प्रबंधन की ये सब तमाम बातें हैं सविता जी, इसके क्या नुकसान हैं अवशेष जलाने के, क्या हानियां हैं इसकी? जी बिल्कुल, अवशेष जलाने से बहुत प्रकार की हानि है, जिसमें सबसे पहले यदि हम बात करें, यदि हम खेत में अवशेषों को जलाते हैं तो हमारी जो जमीन है निरंतर वो कड़क होती जा रही है। आप जानते हैं कि एक समय हम हलवेल से खेती करते थे, हमारा खेत इतना मुलायम होता था। आज 50 से 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से हम खेती करने जाते हैं और हमारे ट्रैक्टर के पहिए फिसलते हैं। इसके मतलब हमारा जो खेत है वो निरंतर कड़क होता जा रहा है। तो यदि हम अवशेषों को निरंतर जलाएंगे तो हमारा खेत दिन प्रतिदिन कड़क होने लगेगा, उसमें हवा का आवागमन कम होगा, तो उसमें जो जीव शक्ति है, जीवाणु शक्ति है, वो निरंतर घटने लगेगी, कम होने लगेगी। उसके साथ साथ जब हम नरवाई जलाते हैं तो हमारे जो केंचुए, जिनको किसान का मित्र कहा जाता है, उनकी जनसंख्या भी निरंतर कम होती जा रही है। और जबकि जो किसान है, इसको खेत का हलवाहा भी कहा जाता है, कि जो एक छिद्र से नीचे जाता है दूसरे से ऊपर आता है, जो हमारी जमीन को पोला बनाता है, भुरभुरा बनाता है। तो यदि हम अवशेष जलाते हैं तो हमारी जमीन में देखा जाए तो जल धारण क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि खेत कड़क हो जाता है। तो जो पानी को पकड़ने की जो शक्ति है हमारे मिट्टी के कणों की, वो भी बाधित हो जाती है। खेत में हवा का आवागमन कम होता है, जीव शक्ति कम हो जाती है। और अगर हम ओवरऑल बात करें, जो मिट्टी के 3 गुण हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुण, ये तीनों ही प्रभावित होते हैं। हमारा भौतिक गुण खराब होता है, मृदा की संरचना पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, कार्बनिक अंश की कमी होती है, जिसकी वजह से यदि हम खेत में विभिन्न प्रकार के उर्वरक भी इस्तेमाल में लाते हैं तो उनका भी सही उपयोग नहीं हो पाता है। और यह भी देखा गया है कि यदि हम अवशेषों को खेत में जलाते हैं तो यदि हम आगे इस प्रकार की प्रक्रिया करते रहेंगे तो अपने लिए एक और समस्या पैदा कर लेंगे कि हमें फिर बाद में भूमि सुधारक की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारा खेत इतना कड़क हो जाएगा कि हम उसमें उत्पादन की तो बात दूर है, हम जर्मिनेशन भी फसल का नहीं ले पाएंगे। तो हमें इन बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ वातावरण भी प्रदूषित होता है, तो इस तरह से हमें भी अपने मध्य प्रदेश में इसके लिए सजग होने की आवश्यकता है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, जिससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो और हमारे खेत के तीनों गुण बहुत बुरी तरह से प्रभावित हों। और इस चीज़ को ही देखते हुए, इसकी हानि को देखते हुए हमारी सरकार की भी मंशा है कि किस प्रकार से हम अपने किसानों को समझा पाएँ। इसलिए उन्होंने एक आर्थिक दंड भी थोड़ा सा रखा है, जिससे वो इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि इससे हानि के अलावा और कोई फायदा नहीं है फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से। तो विभिन्न प्रकार की हानियां हमें देखने को मिलती हैं यदि हम अवशेष जलाते हैं तो। बिल्कुल किसान भाइयों, ढेर सारी हानियां हैं। सबसे पहली बात तो यही कि आपके पोषक तत्व जो खेती के हैं, मिट्टी के, वो खत्म हो जाते हैं, हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। तो कोशिश करें कि अवशेष को मिट्टी में मिलाएं। जो विधियां आपने बताई हैं सविता जी, उनका आप पालन कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी किसान भाई हमारे समझना चाहेंगे कि अवशेष प्रबंधन में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यदि हम अवशेष प्रबंधन कर रहे हैं, जैसे डिकम्पोजर का हम प्रयोग कर सकते हैं। और खेत में जो अवशेष हैं, क्योंकि हमारे जो जीव शक्ति है वो मिट्टी के अंदर है, तो हम रोटावेटर चलाएं, कल्टीवेटर चलाएं, अवशेषों को खेत में मिलाने का प्रयास करें। और हमारे जो जीव हैं जो सड़ाने का कार्य करते हैं, उनकी जनसंख्या भी हमारी मिट्टी में अच्छी होना चाहिए। इसीलिए हम किसानों को निरंतर यह समझाइश भी देते हैं कि खेत में कार्बनिक द्रव्य से रिलेटेड जो भी कार्बनिक खादें हैं उनका प्रयोग निरंतर करते रहें। जैसे केंचुआ की खाद है, हरी खाद है, विभिन्न प्रकार की सड़ी खाद है, कंपोस्ट खाद है, खली हैं विभिन्न प्रकार की। इन प्रकार के यदि हम खादों का प्रयोग मिट्टी में करेंगे तो हमारे खेत में जीव शक्ति अच्छी रहेगी, जिससे जो भी फसल अवशेष हैं वो जल्दी ही सड़ने का प्रक्रिया आपके खेत में पूरी हो पाएगी। क्योंकि सड़ाने का कार्य जीव करते हैं और जीवों की संख्या हमारे खेत में ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें इस बात पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे खेत का जैविक गुण बहुत मजबूत होना चाहिए, अपने खेत में जो खापे हैं, जो फसल अवशेष हैं, उन्हें सड़ाने के लिए। और डिकम्पोजर भी इसका एक बहुत अच्छा विकल्प है। और नमी का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में यदि देखा जाए, सबसे बड़ी एक समस्या है किसान के पास पानी की कमी, कि वो पानी नहीं दे पाते हैं और जिससे कि अवशेषों को सड़ाने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए मैं उनको यही समझाइश दूंगी कि आप ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर से उसमें पानी का छिड़काव पहले कर दें, या स्प्रिंकलर से थोड़ा सा छिड़काव कर दें। उसके बाद डिकम्पोजर का 2 से 3 बार 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। यूरिया का छिड़काव करें 1 बीघा में 5 किलो के हिसाब से। तो इस प्रकार से यदि आप प्रक्रिया करेंगे
और यदि आपका 3 साल का टर्न है यदि गहरी जुताई का, तो हमारे किसान भाई गहरी जुताई भी कर सकते हैं। गहरी जुताई बहुत सारे मायने में विभिन्न प्रकार की खरपतवार के नियंत्रण में, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के नियंत्रण में, या फिर हम कहते हैं मिट्टी के सोलराइजेशन, जो सूर्य की गर्मी है उससे विभिन्न प्रकार की फफूंदी और अन्य समस्याओं से बचने के लिए भी गहरी जुताई रिकमेंड की जाती है। तो यदि हमारे किसान गहरी जुताई करते हैं तो उसमें खापे बहुत अच्छे से हमारे खेत में मिक्स हो जाएंगे और वो सड़ जाएंगे, जिससे हमारी जो अगली फसल है वो बहुत शानदार और अच्छी पैदा होगी। बिल्कुल, ऐसी तमाम परिस्थितियां बनती है खेती किसानी में। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आनंद जी, आप भी जैविक खेती के जरिए अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, आप कौन सी विधियां अपनाते हैं? विधियाँ तो सर मैं नीम की अपनाता हूँ जी। नीम की पत्तियाँ तोड़ के उनको खेतों में फैलाना जी, इसके बाद जुताई करवाना जी, तो उससे काफ़ी फ़ायदा पड़ता है मुझे। जो नुकसानदायक कीटाणु होते हैं वो उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है, कीटाणु ख़त्म हो जाते हैं। जी। सविता जी से कुछ सवाल सुझाव आप पूछना चाहें तो वो बैठिए, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैडम जी, ये हम मूली की खेती करते हैं। मूली की खेती में ज़मीन के अंदर कीटाणु होते हैं बारीक इल्ली, वो इल्ली रासायनिक चीज़ केमिकल दवाइयों से भी नहीं जाती, तो उसका क्या कारण रहता है? सबसे जो मुख्य चीज़ है, जैसा मैंने अभी बताया, पहली चीज़ तो कि यदि आप कच्चा गोबर खेत में लेके जाएंगे तो ज़मीन में जो जड़ माहू की समस्या आ रही है, इल्ली की समस्या आ रही है, वाइट ग्रब की समस्या आ रही है, वो कहीं ना कहीं कच्चे गोबर से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है। तो पहले तो प्रयास करें कि आप सड़ी गोबर की खाद उसमें प्रयोग करें। उसके साथ साथ यदि आपकी खेती में आपको कोई इल्ली और इसकी समस्या है तो आप 3 साल में एक बार गहरी जुताई भी ज़रूर करें, उससे भी आपको निजात मिलेगा। फसल परिवर्तन भी ज़रूर करें। यदि आप निरंतर हर बार मूली लगा रहे हैं तो उसमें आने वाली जो समस्या है वो फिर वापस से रिपीट होती है, तो हमें फसल परिवर्तन पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो हमारी मिट्टी है उसको उपचार करने की आवश्यकता है। यदि आप जैविक खेती कर रहे हैं या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के आप, यदि हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं उसमें नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इस प्रकार के घोल तैयार करके आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि हम जैविक खेती की बात करें तो नीम ऑयल का भी आप स्प्रे उसमें कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मिट्टी का उपचार भी कर सकते हैं। विभिन्न दवाइयाँ आती हैं जो जड़ माहू और इसके लिए, तो उनसे भी आप उपचारित कर सकते हैं। लेकिन आपको फसल परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है और जैविक चीज़ों को भी खेत में ले जाने की आवश्यकता है, जिससे जो आपकी जो समस्या है इससे आपको निदान मिल सके। बिल्कुल, तो फसल चक्र जैविक तरीके से भी आप अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। एक मेरा सवाल ये भी है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं अवशेष प्रबंधन को लेकर, उसको लेकर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे किसान भाइयों को? वो भ्रांतियां कैसे दूर होंगी? जी, भ्रांतियां हमारे किसानों के बीच में, एक तो सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि उनका कहना रहता है कि यदि हम फसल अवशेष खेत में छोड़ देते हैं, यदि हम नहीं जलाते हैं, तो जब हम बुवाई करने जाते हैं खरीफ में तो जो हमारी सीड ड्रिल है उसके दांतों में वो फंसने लगते हैं फसल अवशेष, और हमारी सीड ड्रिल सही से नहीं चल पाती है, दाना सही लाइन में नहीं पड़ पाता है। तो यदि हमारे किसान उसमें रोटावेटर चला के खेत में सही से मिलाएंगे, या 3 साल का उनका यदि गहरी जुताई का टर्न है तो यदि वो गहरी जुताई करके खेत में मिला देंगे तो ये जो समस्या है दांतों में फंसने वाली, एक तो ये समस्या नहीं आएगी। दूसरे, हमारे किसानों की एक भ्रांति और है, उनका कहना रहता है कि यदि फसल अवशेष हम इस साल खेत में मिलाते हैं तो हमारी अगली फसल कमज़ोर होती है। तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगी कि इसके लिए जो हमारा अनुशंसा है, क्योंकि यदि हम फसल अवशेष खेत में मिलाते हैं और यदि हमारे खेत में जीवाणु जीव शक्ति कम है
तो फसल अवशेषों को सड़ने में एक समय लग जाता है। यदि हम उसमें जो मैंने रिकमेंडेशन आपको बताया कि 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप यूरिया दे देते हैं, क्योंकि जो जीव सड़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो उनकी जनसंख्या है, उनको पोषक तत्वों की अपने जीवन के लिए आवश्यकता होती है। यदि हम ऊपर से यूरिया दे देते हैं तो जो पोषक तत्वों की मांग है, जो जीव सड़ा रहे हैं, उनको वो पूरी हो जाती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, यदि हम फसल अवशेषों की बात करें तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। कार्बन 80 है और नाइट्रोजन 1 है। जब जो जीवाणु सड़ाने का काम कर रहे हैं उसका कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 4:1 या 8:1 है। तो जब वो 8 किलो कार्बन हमारा जीवाणु खाएगा तो उसे हर 8 किलो पे 1 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जो हमारे फसल अवशेष में नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो जीव हैं, जो नाइट्रोजन है, पोषक तत्व है, जमीन से उठाने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक थोड़े समय के लिए पोषक तत्वों की कमी महसूस होती है और हमारे किसान को लगता है कि हमारी फसल अगली कमज़ोर होती है। उसके बाद जो जीव जब निष्क्रिय अवस्था में आते हैं तो वो नाइट्रोजन और पोषक तत्वों को वापस ज़मीन में छोड़ते हैं। लेकिन यदि हमारे किसान चाहते हैं कि हमारी अगली फसल भी कमज़ोर ना हो और अवशेष मिला दें हम खेत में, तो ऐसी स्थिति में यदि हम 5 किलो बीघा का जो यूरिया रिकमेंडेशन कर रहे हैं, यदि हमारी मिट्टी से जो जीव नाइट्रोजन भी उठा लेंगे तो उसके बावजूद भी उस नाइट्रोजन की पूर्ति हमारी यूरिया कर देगा और हमारी जो फसल अगली है वो कमज़ोर ना होकर बहुत शानदार होगी। और जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो आप ये समझ लें कि 1.5 गुना होगी जो पहले थी उसके मुकाबले, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व हैं, जो अवशेष हैं, उनके पोषक तत्व और जो जीव हैं उनके पोषक तत्व भी मिट्टी में मिश्रित हो जाते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी है अवशेष प्रबंधन को लेकर, कैसे पोषक तत्वों को बचाया जाए, कैसे सही तरीके से मिट्टी का प्रबंधन होना चाहिए, कैसे किसान उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कैसे अवशेष को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद सविता जी आपका, हमारे किसान भाइयों को आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आनंद जी आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 1350 रुपए में मिलेगी डीएपी की बोरी। किसानों से 100% तुअर खरीदेगी सरकार। 6 सूत्रीय रणनीति से खेती होगी फायदेमंद। प्राकृतिक खेती का प्रचार। मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी शुरू। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर खरीफ सीजन 2025 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 37,216 करोड़ रुपए की बजटीय राशि निर्धारित की गई है, जो रबी सीजन 2024-25 के लिए तय बजट से करीब 13,000 करोड़ रुपए अधिक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि किसानों को उर्वरक की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए सरकार भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है। डीएपी खाद की कीमत नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रति बोरी 1,350 रुपये तय किए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सरकार ने उर्वरकों पर लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है, जिससे किसानों को सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध कराई जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों से उनकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य किया जा रहा है। दलहन में आत्मनिर्भरता हमारा संकल्प है और इस तारतम्य में प्रमुख तुअर उत्पादक राज्यों में तुअर की खरीदी की जा रही है, जिसमें तेजी आई है। दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट 2025 में यह भी घोषणा की है कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 2028-29 तक अगले 4 वर्षों के लिए राज्य के उत्पादन का 100% तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान अन्नदाता
सब्जीदाता, फलदाता और जीवनदाता हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ छोटी जोत के आकार होते हैं। दुनिया भर में अगर देखें तो 5 से 10 हज़ार एकड़ के फार्म एक किसान के पास हैं, जबकि हमारे यहाँ 86% से ज़्यादा छोटे व सीमांत किसान हैं, जिनके लिए आजीविका की गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। इनके लिए खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत घटाना, उत्पाद का उचित मूल्य देना, यदि कोई आपदा आ जाए तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और धरती की सेहत का ख्याल रखना। यह बात केंद्रीय मंत्री ने एक कार्यक्रम के मौके पर कही। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक कृषि को अपनाने के लिए 1 करोड़ किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी है। यह योजना 15वीं वित्त आयोग की अवधि तक देश के विभिन्न राज्यों में लागू होगी। योजना का कुल बजट 2481 करोड़ रुपए है। NMLF योजना के अंतर्गत प्राकृतिक खेती के केंद्रों पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। अतिरिक्त रूप से 70,021 कृषि साथी पहले से ही मिट्टी स्वास्थ्य और प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 70,021 कृषि सखियों को मृदा स्वास्थ्य और NF पर पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। विपणन वर्ष 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। अब तक मध्य प्रदेश में 2 लाख टन गेहूं खरीदा गया है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में ज़्यादा है। मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार द्वारा 2025-26 के लिए तय MSP 2,425 रुपये प्रति क्विंटल पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश ने 2025-26 सीजन में करीब 80 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।